नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पल्स। 5 दिन के बाद एक शाम नमाज मगरब के बाद अब्दुल अजीज और अब्दुल मालिक ताहर के मुकान पर पहुंचे। ताहर एक कमरे में बैठा एक किताब देख रहा था। अब्दुल अजीज ने कमरे में दाखिल होते ही कहा, मेरा ख्याल था कि आप सफ़र का सामान दुरुस्त कर रहे होंगे। ताहर ने उठकर उनके साथ मुसाफहे करने के बाद कहा, सफ़र की तैयारी तो मैं कल से कर रहा हूँ, लेकिन आज वजीर आजम ने खलीफा का ये हुक्म सुना दिया कि परसों माह रमज़ान शुरू होने वाला है। मुझे रोज़ों के साथ सफ़र में तकलीफ होगी, इसलिए ईद से अगले दिन मुझे यहाँ से रवाना होने की इजाज़त मिल जाएगी। अब्दुल अजीज़ ने कहा, ताज्जुब है कि खलीफा आपकी तकलीफ का इस कदर एहसास रखते हैं कि आप चंगेज़ खां के नाम उनका मकतूब हासिल कर चुके हैं। ताहर ने जवाब दिया, वो ख़त वज़ीर आज़म के पास है, मैं उसका मजमून पढ़ चुका हूँ और उस पर खलीफा की मुहर भी देख चुका हूँ। वजीर ने अमादल मुल्क को भी वो खत दिखाया है और उन्होंने कहा है कि रुखसत के दिन वो मुझे खत मिल जाएगा। अब्दुल मालिक ने कहा, लेकिन आपके सफ़र के अल्तवा के लिए माह रमज़ान का बहाना मुझे तसल्ली बख्श नज़र नहीं आता। क्या आपने ये नहीं कहा कि आप रोज़ा रख कर भी सफ़र कर सकते हैं? ताहर ने कहा, मैंने तो बहुत जोर दिया था। मैंने कहा था कि जो शख्स अरब की तपती हुई हवाओं में रोजे रखने का आदी हो, उसे शमाल मशरक के पहाड़ों की सर्द हवा में सफ़र करते हुए कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। इसके अलावा इस सफ़र की अहमियत ऐसी है कि मुझे मामूली तकलीफ को भी नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा, ईद के दिन खलीफा चौगान और नेज़ाबाजी का मुकाबला देखेंगे और इनकी ख्वाहिश है कि मैं भी इनके साथ ज़रूर हिस्सा लूँ। अब्दुल मालिक ने कहा, यह बहाना इससे भी ज़्यादा नामाकूल है। अजीज, तुम बताओ, जब चंगेज़ खां की अफवाज ख्वारज़म की शमाली मशरकी सरहद पर नकलो हरकत कर रही हैं और खलीफा उसे तनबीह करना ज़रूरी समझते हैं, तो ताहर को एक माह और यहाँ रुकने की वजह क्या हो सकती है? अब्दुल अजीज ने अपनी कुशादा पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुसलहतें समझना आसान नहीं। हो सकता है कि रमज़ान के आखिर तक वो अपना इरादा बदल दें। बुढ़ापे की वजह से खलीफा की कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी है और वो इतनी बड़ी छलांग लगाने से पहले इनके लिए एक माह या एक बरस सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का खदशा है। ताहर तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? ताहर ने जवाब दिया, मैंने तुम दोनों के मुतल्लक कहा था, लेकिन वजीर आजम ने मेरे साथ इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने साथ 3-4 नौकर ले जा सकता हूँ। अब्दुल अजीज ने कहा, इन नौकरों का इंतखाब आपकी मर्जी पर छोड़ दिया जाएगा? वजीर आजम अपनी पसंद का आदमी भेजेंगे? ताहर ने जवाब दिया, ये खदशा ख्वारज़म के सफीर ने भी जाहिर किया था कि मेरा कोई साथी वहां जाकर खलीफा की तरफ से कोई और पैगाम न सुना दे। लेकिन मैं नहीं समझता कि खलीफा का खत देखने के बाद चंगेज़ खां किसी मामूली आदमी की बात पर एतबार कर लेगा। इसके अलावा एहतियात के तौर पर अमादल मुल्क रास्ते की चौकियों को मुतला कर देगा कि अगर मेरे सिवा किसी और को तलाशी लिए बगैर बिल्कुल न छोड़ा जाए, मैं खुद भी उनकी देखभाल करता जाऊंगा। अब्दुल मालिक ने कहा, अगर इनमें से किसी ने तातारी सफीर की कोई निशानी वहां जाकर पेश कर दी तो? ताहर ने कहा, आप इसकी फिक्र ना करें, मैंने यहाँ तक इंतजाम कर लिया है कि ममलकत तातार में दाखिल होने से पहले उनका लिबास और जूते तब्दील कर दिए जाएंगे। अब्दुल अजीज ने कहा, लेकिन फिर भी आप होशियार रहें, कहीं ऐसा ना हो कि ख्वारज़म की हदूद अबूर करने के बाद आप किसी सराय में रात के वक़्त सो रहे हों और जब सुबह के वक़्त बेदार हों तो आपके साथी खलीफा के खत समेत गायब हो चुके हों। आप इन्हें तलाश करते रहें और वो कुरा करम पहुंच चुके हों। ताहर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। बिलाखिर उसने कहा, आप फिक्र ना करें, इन्हें कम अज कम ये एहसास ज़रूर होगा कि वो मेरे बगैर वापस नहीं आ सकेंगे। ये भी हो सकता है कि इन्हें कुरा करम की आबो हवा बगदाद से ज़्यादा पसंद आ जाए, इसलिए कम अज कम जैद को साथ ज़रूर लेते जाएं। ताहर ने जवाब दिया, जैद को मैं घर की हिफाजत के लिए यहाँ ठहरवाना ज़रूरी समझता हूँ। आप इत्मीनान रखिए, यहाँ से ख्वाह मेरे साथ कैसे ही आदमी क्यों न जाएं, वो एक मंजिल तय करने के बाद खलीफा या वजीर आजम की बजाय मेरे जेरे असर होंगे। अगर इनाम की हवस किसी आदमी को गद्दार बना सकती है तो ज्यादा इनाम की हवस उसे राह रास्त पर भी ला सकती है। अब्दुल मालिक ने कहा, मैं मौजूदा वजीर खारजा महलब बिन दाऊद को एक खतरनाक आदमी समझता हूँ। 2 साल बाद वो बगदाद में बिल्कुल अजनबी हो चुका था, लेकिन चंद माह पहले ये हालत है कि
دن میں ایک بار خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحید الدین کے روپوش ہو جانے سے پہلے وہ اس کا نائب تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وحید الدین سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ جائے۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محلب بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ عبد المالک نے جواب دیا، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی اپنا دولت ہے، اور وہ خلیفہ اور شہزادہ مستنصر کو بیش قیمت تحائف پیش کر چکا ہے۔